याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुंडों ने इंदौर शहर को शर्मसार करके रख दिया है और ये लड़ाई दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच से शुरू होकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी, जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक मालती गौर के बेटे एकलव्य गौर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करती है। आप अंदाज लगाइए कि एक एमआईसी मेंबर के 30-40 समर्थक पार्षद के घर में घुसते हैं, उनकी मां पर रिवॉल्वर तानते हैं, उनके बेटे के कपड़े उतार देते हैं, पूरी तरीके से नग्न कर देते हैं और उसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रहती है। ये कितने शर्म की बात है। पूरे देश और दुनिया में इंदौर की जो छवि है वो साफ शहर की छवि है। उस शहर की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इन दो गुंडेनुमा नेताओं ने किया है। पूरा मध्य प्रदेश इससे शर्मसार हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी शर्मसार हुआ है। इस शर्मनाक लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगी बहुत ही आसान भाषा में कि ये पूरा मामला है क्या, जिसकी खबरें बहुत तेज हो गई। आयुषी, निश्चित तौर पे तुमने जो कहा कि इस शर्मनाक और महत्वपूर्ण, ये वाकई शर्मनाक पहलू है। जिस तरह की घटना इंदौर जैसे शहर में हुई है वो निश्चित तौर पे बड़ी शर्मनाक है। बहुत छोटा से मुद्दे को जिस तरह से बड़ा किया गया, और मैं ये मानता हूँ कि इसमें संगठन की भी गलती है, इसमें नगर निगम के महापौर की भी गलती है और इसमें पुलिस की भी गलती है। दरअसल एक छोटा सा मामला है। मैं बड़ी आसान भाषा में अपने दर्शकों को और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो पार्षदों का ये मामूली विवाद था, ये अहम का विवाद था। जो वहाँ पर एक कमलेश कालरा जो वहाँ के पार्षद हैं, वो उनका विवाद हुआ था वहाँ के नगर निगम के एक कर्मचारी को रिश्वत को लेकर, जो वसूली आजकल चलती रहती है, या जो निर्माण हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, उसके नोटिस को देकर विवाद था। और विवाद के दौरान उस कर्मचारी ने नाम लिया जीतू यादव का कि मेरे परिवार में भी एक पार्षद है जिनका नाम जीतू यादव है। तो कालरा ने भी जीतू यादव के बारे में बोला, लेकिन जीतू यादव इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, हमने जो ऑडियो सुने हैं, देखिए हम वहाँ नहीं हैं, हम वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर भोपाल में बैठे हैं, लेकिन जो खबरें यहाँ आई हैं हम तक और जो प्रमाण हम तक पहुँचे हैं, जो ऑडियो वीडियो हम तक पहुँचे हैं, वो कहीं ना कहीं जीतू यादव को कटघरे में खड़े करते हैं, संगठन को कटघरे में खड़े करते हैं। और आयुषी, इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सबको पता है ये कहीं ना कहीं उन लोगों का भी विवाद है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह जीतू यादव ने कमलेश कालरा को डांटा, धमकाया, मेरे पास 2000 लोग हैं, तेरा क्या हाल होगा, या तो वीडियो बनाकर डाल, माफी मांग, नहीं तो तेरा, जिस तरह की धमकी दी गई है। आयुषी, मैं अपने कैमरामैन को चाहता हूं कि कैमरामैन उस थोड़े से वीडियो का जो ऑडियो का अंश है वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडेनुमा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, जो पार्षद हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जरा वो हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं, सुना देते हैं कि किस तरह के ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई है। ये जो जितेंद्र यादव ने कमलेश कालरा को फोन पे जो बात की है उसका ऑडियो सुन लीजिए आप पहले। अब मैं क्या बोलूं तुमको यार, पहले रिकॉर्डिंग सुनो और क्या वर्ड अपन, क्या क्या तरीका अपना, वाह गजब का यार। अरे यार जीतू भाई, ऐसे कोई आपसे मेरी नाराजगी है क्या, बताओ। अच्छा, आप आपका वीडियो डाल दो, जीतू भाई मेरा भाई है और ये जो में करा है ये मुझसे गलती हुई है। जीतू भाई और मेरा कोई लेना देना नहीं, हम एक संगठन के आदमी है। वो तो है ना, सही बात है ना। ये तो नहीं, ये वीडियो आप डाल देना, नहीं तो एक बात ध्यान रखना, आज कल नहीं, परसों नहीं, जो आप मेरी रिपोर्ट लिखाओ, रिकॉर्डिंग करके कभी भी लिखा देना, जिस दिन भी मेरा आमना सामना होगा उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या गलती करी है। अरे यार जीतू भाई, मेरे लोगों से तो रोज ही होगा आपका, कहीं भी इंदौर में मेरे लोगों से तो रोज ही सामना होगा आपका। मैंने ऐसा कुछ आपके लिए बोला ही नहीं, कोई अपशब्द आपके लिए ऐसा कोई गाली वाली नहीं दी मैंने उसको उस टाइम मैंने उसको। जीतू भैया, पूरी बात तो सुनो। कोई नर का मुंह आ जाए ऑफिस पे, वाह यार। अरे यार आप सुनो, कोई गुंडा आप ऐसा अदरवाइज मत लो उस बात को। मैंने आपके लिए कुछ ऐसा उसको कोई गाली वाली नहीं दी, वो आप इच्छा तो कर लेना, नहीं तो पूरी बात तो सुनो ना जीतू भैया, एक मिनट यार, मेरे को भी तो बोलने का मौका दोगे कि नहीं यार।
हाँ अब बोलो ना, सामने बोलो। वाला अगर आपके नाम से कुछ बोले तो आपको उसको टाइट करना चाहिए ना, तू मेरे आदमी को अरे कैसे तो ऐसा मेरे बोल को रहा है? बोला क्या आपने कि भैया ये तत्काल ये कराओ? तो मैं आपको फोन आपने करूँ, आज फोन भी तो फोन नहीं उठाया आपने भैया। मैंने फोन उठाया, कब फिर लगाया? आपको कब दूसरे लगाया? जब मिलने कब आया। लगाया? अरे कब आप लगाया? देखो भैया, मैंने आपको फोन भी करा था कब कि कब आपके ना, करा? उसके दूसरे दिन पे ही होगा, करीब 8-9 दिन हो गए अरे इस बात को। जबरन की बात है। नहीं नहीं भैया, मैं हमेशा आपको फोन करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। और ये कौन है कुत्ता जो इतनी बात सुन रही है तुम्हारी? ये क्या मालूम कौन है ये वहाँ पे काम करता है यहाँ पे, मैं खुद इसको कोई सिर्फ भी है वो भी इतनी देखा बात ही नहीं सुन आज रहा है। तक। मेरे को क्लियर बोलता है कि ना मैं ना ये नगर निगम का काम कर, तुम्हारा काम थोड़ी करूंगा। ऐसे इसी बात पे तो चालू हुई, फिर आपका नाम लिया मेरे को उसने। लिया मेरे को तो एक वर्ड पे बात आनी है ना। देखो कमलेश जी, आपको रोज मेरे लोगों का सामना करना है। अरे भाई आप साहब, करो, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप बोलो तो मैं भी आत्महत्या कर लूँ, आप जैसा बोलो। आपको जो करना है, आपको जो करना कर लो, मेरे को घंटे हाँ। फर्क नहीं पड़ रही है किसी बात से। तो आपने ऑडियो सुना, आपको समझ में आ गया। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं और समझाता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। 4 जनवरी को 30-40 गुंडे कमलेश कालरा के घर में घुस जाते हैं और उनके घर पर हमला बोल देते हैं, उनकी मां को चाकू लगा देते हैं, उनके नाबालिग बेटे पर पिस्टल तान दी जाती है। आप सोचिए, और सरेआम गाली गलौज की जा रही है। और तो और उनका बेटा नहाने की तैयारी कर रहा था, शायद शोरगुल सुन के वो बाथरूम से बाहर आया था और वो मतलब चड्डी बनियान में था, लेकिन उसके वो कपड़े भी उतार दिए जाते हैं। वो मैं वीडियो कैसे दिखाऊं, मुझे बड़ा शर्म लग रही है ये कहते हुए कि इंदौर में जो नंगापन हुआ है वो निश्चित तौर पर, बेशक वो एक मासूम के, एक नाबालिग के कपड़े उतारे गए हैं, लेकिन लगता है कि ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का नंगापन सामने आया है। आप ये जरा वीडियो को हम थोड़ा कहते हैं ढांक के दिखाते जरूर हैं। ये वीडियो भी इस समय बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। आप सोचिए उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि इन्हीं गुंडों ने ये जो कपड़े उतारते हुए वीडियो है, ये वीडियो भी बनाया है, मां को गालियां दी गई है वो वीडियो भी उन्हीं लोगों ने बनाया है और वायरल भी किया गया है। अब अंदाज लगाइए, अपनी पार्टी के पार्षद के घर हमला बोलना, उसके बेटे को नंगा करना, उसकी मां पर चाकू लगाना, उसको मां बहन की गालियां देना और फिर इन पूरी घटना का वीडियो बनाना और उस वीडियो को वायरल करना, ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। ये वीडियो भी आप थोड़ा देख लीजिए। तो आपको देखिए, मैंने आयुषी 2 चीजें दिखाई, एक ऑडियो की चर्चा दिखाई, एक वीडियो दिखाई। अब देखिए आप, ये घटना 4 तारीख को हुई। 4 तारीख को सिंधी समाज में आक्रोश फैल गया, क्योंकि पार्षद सिंधी समाज से आते हैं, दुकानें भी बंद की गई, लोगों ने थाने का घेराव किया, जूनी थाने में एफआईआर हो गई। इतने बड़े कांड के बाद, इतनी बड़ी एफआईआर होने के बाद पुलिस के हाथ किसने बांधे? पुलिस क्यों मौन होकर बैठ गई? पुलिस ने क्यों नहीं उन लोगों की पहचान की? पुलिस ने 4 तारीख को ही गिरफ्तारियां क्यों नहीं की? एक सवाल ये उठ रहा है। लेकिन पुलिस चुपचाप बैठ रही, खामोश बैठ रही। 5 तारीख निकल गई, सिंधी समाज दुकानें बंद करता रहा। ये मेरे पास पूरा घटनाक्रम है। 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी इंदौर गए थे, तो एयरपोर्ट पर कमलेश ने मुलाकात की उनसे और एक कार्यक्रम स्थल पर जीतू ने, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं हुई। 6 तारीख को भी सिंधी समाज बड़ा आक्रोशित रहा। 6 तारीख को इतना जरूर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिला संगठन है बीजेपी का, वो जो रणदीप वो जिला अध्यक्ष ने उन दोनों को नोटिस जारी की और दोनों का पक्ष सुनने की कोशिश की। केवल नोटिस जारी हुआ, चाहते दोनों को बुलाते बात करते, लेकिन एक नोटिस जारी हुआ। 7 तारीख को फिर कालरा ने धमकी दी, कमलेश कालरा ने, और उन्होंने कहा था कि यदि मेरी मां और मेरे बेटे के साथ जो हमला हुआ है घर पे, उसमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूंगा। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद कोई मामला गंभीर होता जा रहा है। इसके बाद वीडियो रोज जारी होते गए। वो जो बच्चा का वीडियो था वो 8 तारीख को जारी कर दिया गया। 9 तारीख को, मतलब आप सोचिए, 4, 5, 6, 7, 8 और 6वां दिन 9 तारीख तक एक गिरफ्तारी नहीं की पुलिस ने। आप सोच सकते हो आयुषी कि इंदौर की पुलिस कितनी सक्षम है। वो चाहते तो वो तत्काल गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन बीच में आपको रोकना चाह रही हूँ, क्या वजह थी? अगर घटना 4 तारीख की थी और 9 तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इसके पीछे क्या वजह थी? आप जैसे खुद कह रहे हैं कि इंदौर की पुलिस काफी सख्त है, काफी बड़ी है, तो इतना समय क्यों लगा इन चीजों में?
कोई तो था जिसने पुलिस के हाथ बांधे थे, आप खुद देख लीजिए। अब ये जो राजनीतिक रंग लिया हुआ था पूरा की पूरा, आयुषी गिरफ्तारियां हुई हैं 9 तारीख को, 12 लोगों की पहचान हुई है, 6 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। हो सकता है कुछ लोग, अभी हम जब कार्यक्रम बना रहे हैं तो कुछ गिरफ्तारियां और हो गई हों या होने वाली हों, लेकिन ये कब हुआ पता है आपको? कालरा किसका समर्थक है, कालरा के साथ कौन खड़ा हुआ है? वहां खड़े हुई हैं मालती, जो पूर्व महापौर है मालती गौर, और उनका बेटा एकलव्य गौर उसके साथ खड़े हुए हैं। कल एकलव्य गौर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। मतलब उनने भी एक तरह से धमकी दी थी कि यदि न्याय नहीं मिला तो अब सड़क पर निपटेंगे, इस तरह की धमकी आ गई थी। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। शाम को 4 साढ़े 4 बजे सीएम साहब का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश निर्देश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं संगठन से, कहीं ना कहीं सरकार से ये चूक हुई है कि इस गंभीर मामले पर पहले दिन जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन दिखाई नहीं दिया है। 9 तारीख को, 4 तारीख की घटना का जो एक्शन हुआ है वो 9 तारीख को हुआ है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस कटघरे में है, कहीं ना कहीं सरकार और संगठन भी कटघरे में दिखाई देते हैं। सर, इंदौर का जब भी हम नाम लेते हैं तो मिनी मुंबई कहें या देवी अहिल्या के संस्कार झलकने वाला एक शहर हमें दिखाई देता है। क्लीन सिटी हम इसको कहते हैं। लेकिन अब जो बीजेपी के पार्षदों ने, गुंडेनुमा पार्षद जिन्होंने आज, जैसा कि आपने अभी कहा, उन्होंने ये जो नंगा नाच किया, इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं देखिए, पार्षदों को तो गुंडानुमा नहीं कहूंगा, लेकिन पार्षदों के कहने पर जो हमला करने गए हैं वो तो सीधे सीधे गुंडे थे। जिस तरह एक एक घर में हमला किया है वो निश्चित तौर पे उनको गुंडे के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। 12 धाराओं में उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा शर्मनाक है, मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक है। इंदौर हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा शहर है। देवी अहिल्या के संस्कार उस शहर में मिले हुए हैं। जिस शहर ने ताई को दिया जो लोकसभा में जिनने गरिमा बढ़ाई हो, जिस शहर से कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं, तो ऐसे शहर में इस तरह की घटना होना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपसी विवाद होना, ये निश्चित तौर पर संगठन के लिए भी शर्मनाक है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए भी। सर, आपने आज सोशल मीडिया पर, मैंने अभी सुबह देखा, एक दैनिक भास्कर के पेपर की वो जो कटिंग डाली है, वो जो आपने एक टिप्पणी की है, उस पर क्या वजह है उसके पीछे की? देखो, बहुत अच्छा, मैं आज दैनिक भास्कर के जो संपादक हैं इंदौर के अमित मंडलोई जी, मैं उनका ये संपादकीय स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये हाथ में है। निश्चित तौर पे इस पूरी घटना पे आज अमित मंडलोई जी ने जो लिखा है, मैं उनको बधाई देता हूं। और जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उसकी हेडिंग है, कपड़े बच्चे के उतरे थे और नंगे शहर के तमाम जिम्मेदार हो गए। तो जिस तरह पुलिस ने 5 दिन बिताए, 5 दिन कार्रवाई नहीं की, मुख्यमंत्री के निर्देश का इंतजार करते रहे, उस पर ये जो संपादकीय है, मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम दर्शक इस संपादकीय को दैनिक भास्कर की साइट पर जाकर पढ़ें। बहुत अच्छी संपादकीय है। मैं ये मानता हूं कि इंदौर, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के जो प्रतिपुरुष हैं, राजेंद्र माथुर जी हों, प्रभाष जोशी जी हों, ये तमाम इंदौर से आते हैं। इंदौर में कि इनकी कर्मभूमि रही है, और उसी इंदौर शहर में दैनिक भास्कर के संपादक अमित मंडलोई जी ने जिस तरह आज टिप्पणी की है, तीखी टिप्पणी है, शानदार टिप्पणी की है, सरकार शासन प्रशासन को आईना दिखाने वाली टिप्पणी की है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। यदि हम अपनी जिम्मेदारी, पत्रकारिता की जिम्मेदारी इस तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। पुनः अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, आज दैनिक भास्कर की इस टिप्पणी को जरूर पढ़ें ऑनलाइन जाकर। सर, हम सागर का विवाद, अभी तक हमने उस पर चर्चा भी की, वो हम सुन रहे थे, कल हमने उस पर लंबी चर्चा भी की, काफी लोगों ने भी उसको सुना। अब ये सागर का विवाद कहीं ना कहीं, यूं कहूं बुंदेलखंड का विवाद मालवा तक पहुंच गया है। क्या वजह है कि भाजपा संगठन सोया हुआ है, सख्ती से क्यों नहीं पेश आ रहा है? क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या अन्य पार्टी से नहीं था। यहाँ भी हम देख रहे हैं, इंदौर विवाद में भी। तो क्या वजह है कि संगठन इतना, मतलब सख्ती से पेश नहीं आ रहा है, इनोसेंट बना बैठा है? आयुषी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये सागर या बुंदेलखंड का विवाद मालवा नहीं पहुंचा है। आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के आपसी विवाद बुंदेलखंड से मालवा तक पहुंच गए हैं। मतलब वहां भी आपसी विवाद है, यहां भी आपसी विवाद है।
संगठन का जो आपने कहा कि संगठन इतना खामोश क्यों बैठा है, तो देख दरअसल इस समय भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व चल रहा है। संगठन पर्व यानी पिछले 4-5 महीने से पहले सदस्यता अभियान चला, पूरा संगठन उसमें बिजी रहा। उसके बाद में उन्होंने बूथ का गठन किया, बूथ कमेटियों का, मंडल कमेटियों का गठन हुआ। अभी आज कल में हमारे जिला अध्यक्षों की सूची आने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है आयुषी की अभी संगठन में जो पदाधिकारी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी पता है कि आने वाले 10-15 दिन उनके पास हैं, क्योंकि नया अध्यक्ष आना है, नए जिला अध्यक्ष आने हैं। तो संगठन इस समय प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, और प्रसव पीड़ा से गुजरने के कारण से मुझे लगता है कि कोई भी इस बात को जिम्मेदारी से करना नहीं चाहता। यदि बीटी शर्मा जी चाहे भी तो उनको भी पता है कि उनके बारे में भी अनिश्चितता का माहौल है कि वे 15 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या उनकी जगह कोई नया आएगा। सारे जिला अध्यक्षों को बदलने का निर्णय संगठन ले चुका है। तो मध्य प्रदेश के 66 नए जिला अध्यक्ष आने वाले हैं अगले कुछ घंटे में। हो सकता है ये कार्यक्रम आए तब तक जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाए। तो मुझे लगता है कि संगठन तटस्थता के भाव में चल रहा है, इस समय एक्शन लेने के भाव में नहीं है। तो ये एक मतलब ये इसको मैं कमी भी मानता हूं। और संगठन से मैं जरूर अपेक्षा है, संगठन से हर कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि यदि इस तरह की अप्रिय घटनाएं संगठन के अंदर होती हैं, आपस में नेताओं में विवाद होते हैं, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, तो इसमें संगठन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया कि संगठन पर्व चल रहा है और पदाधिकारियों का अभी कोई भरोसा नहीं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है इसलिए ये देरी हो रही है। वरना भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का संगठन है वह इस तरह की घटनाओं पर बड़ी सख्ती से निर्णय लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि अगले 15 दिन बाद आप देखना आयुषी, इस तरह के जो विवाद जहां भी हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी पूरे अनुशासन के साथ, अनुशासन का डंडा उठाकर और शक्ति के साथ इनसे निपटेगी। आप देखना, मुझे पूरी उम्मीद है। हम भी यही चाहते हैं कि सख्ती के साथ संगठन इसमें एक अपना जो निर्णय है वो जल्द से जल्द दे, क्योंकि ये मामले अब प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक सागर या इंदौर की बात छोड़ के। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूंगी, इंदौर मामले में अब पार्षदों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जांच का विषय है, संगठन जांच करे कि कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जिस तरह यादव जी का मैंने देख रहा, वो धमका रहे कि मेरे साथ 2000 लोग हैं और तेरा क्या हाल होगा। अब पार्टी को निर्णय लेना चाहिए और कम से कम यदि आप संगठन से बर्खास्त ना करें तो इन लोगों को निलंबित करें। इन लोगों को कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि हम संगठन से ऊपर नहीं हैं। आप संगठन से ऊपर और मतलब पार्टी से ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। और पार्टी इस बात का एहसास मतलब अपने कार्यकर्ताओं को यदि नहीं कराती है तो ये फिर घटनाएं को रोक नहीं पाएंगे आप मध्य प्रदेश के तमाम सारे जिलों में। हाँ, भी हमने सागर में देखा, सागर के बाद हमने इंदौर में देखा है। और यदि आपने सख्ती से कार्रवाई नहीं की तो फिर ये तमाम सारे जिलों में हमें, हर जिले में हमें दिखाई देने लगेगा। संगठन को निर्णय लेना है, हम तो पत्रकार हैं, हम तो बस कह ही सकते हैं, सच्चाई आपके सामने रख सकते हैं। निर्णय भारतीय जनता पार्टी संगठन को करना है और कानून का डंडा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में है। उनको उस डंडे का उपयोग करना है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा इस तरह से रखें कि आपस में कम से कम ये जो खूनी संघर्ष टाइप हो रहा है, आपस के जो झगड़े हो रहे हैं, इनको कंट्रोल तो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये मेरे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी, जिन्होंने इंदौर मामले की पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक क्या मामला है, क्या क्या हुआ है, वीडियो ऑडियो हमने सब आपको दिखाए और उन्होंने तमाम जानकारी इस मामले में दी। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ। नमस्कार।